Hello guys, welcome. We'll continue with basic concepts of chemistry. In this class, we're gonna look at balanced chemical equations. तो ये तुमको already 10th में हो चुका है, but we're just gonna take a little farther. I'll just try to explain a little better. Okay? तो यहाँ पे we have a simple equation: hydrogen combines with oxygen, and you get water. Okay? सबसे पहले तो why do we need to balance the equation? ये सबसे important question है. Okay? And then how do you balance the equation? Alright, and ये तो तुमको already 10th में आ चुका है, but why do we need to balance the equation? तो equation balance करने के लिए दो underlying laws है जो primary है. Alright, अगर कोई भी equation अपने को balance करना पड़ता है, that is because of these particular two laws. There are other laws as well, but ये दो laws जो है ये specifically applicable to a balanced equation, and only these laws are only sensible if the equation is balanced. Okay, so that is the key here. तो ये laws हम देखेंगे, लेकिन इसको balance करने के लिए हमको करना पड़ता है कि left और right. So ये arrow जो है, arrow ये equation को partition कर रहा है. यहाँ पे reactants है on that side, and on the right hand side we have products. Okay, so हम ये बोलते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स है उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए. ओके, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन टू इक्वेट द लेफ्ट एंड राइट साइड. तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे दो है और इधर भी दो है, सो हाइड्रोजन का तो इशू नहीं है ऑब्वियसली. ऑक्सीजन यहाँ पे दो है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे एक है. सो वी नीड टू वेरी इजीली बैलेंस दिस इक्वेशन. वी कैन, so we'll just make it 2. तो ऑक्सीजन अभी बैलेंस हो गए लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मेरे को 2 करना पड़ेगा. तो इस तरह से मेरा ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाता है. ओके, सो ये जो एक्सरसाइज है बैलेंस की तुमने 10th में की है. 10th में यू यूज्ड टू डू अ टेबल, और वो टेबल के हिसाब से तुम इसको बैलेंस करते थे. ओके, आई थिंक इट वाज इन 9th, आई बिलीव 9th और 10th. ठीक है ना. तो एक टेबल के हिसाब से एटम्स को तुम मैच करते थे. तो दैट इज अ लेंथी प्रोसेस, रिमेंबर. अब हमको क्विक मेथड चाहिए, फास्टर मेथड चाहिए, और दैट इज यूजुअली नॉट अ इशू. तुम सिर्फ प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने बताया, इस तरह से तुम अगर ट्रायल एंड एरर मेथड से अगर बैलेंस करते हो तो ये ज़्यादा क्विक होता है. ओके, और विद इन अ फ्यू सेकंड्स और सो यू कैन बैलेंस द इक्वेशन. सो दैट्स यूजुअली नॉट अ प्रॉब्लम. और हम लोग इतना केमिस्ट्री देखेंगे, इतना रिएक्शंस देखेंगे, तो बैलेंसिंग इज यूजुअली नॉट अ बिग इशू. सो यू गेट यूज्ड टू इट एंड यू कैन डू इट प्रीटी क्विकली टू. तो बहुत जल्दी से बैलेंस हो जाएगी तुम्हारे इक्वेशंस. What we need is a proper method to balance the equation. Understood? So we'll do few exercises and we'll try to balance a certain equation. So let's say I have H2 plus N2. These are some simple equations that we need to balance. So how do we balance this equation? तो ध्यान में रखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इधर 3 है, isn't it? So सबसे पहले तो जब ऑड और इवन आ जाता है तो हमको बैलेंस, मतलब हम बैलेंस नहीं कर सकते अगर ऑड और इवन है. तो हमको जो ऑड है उसको इवन करना पड़ेगा, इसलिए इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो मेरे को 6 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, isn't it? तो 2 हाइड्रोजन मतलब कि मेरे को यहाँ पे 3 करने पड़ेंगे टू मेक इट 6 हाइड्रोजन. और नाइट्रोजन 2 है और 2 है, तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. वन की पॉइंट यहाँ पे तुम ध्यान में रखो कि जैसे मैं अगर H2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और मैं अगर 2H2 लिखता हूँ इसका मतलब मेरे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. यहाँ पे अगर मैं 8H2 लिखता हूँ, सो दैट मीन्स 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. दिस इज वेरी डिफरेंट देन राइटिंग 16H. ओके, हम 16H इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि दिस बिकम 16 हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ओके, तो 16H is not the correct way of writing things. Alright, so we consider this as this is an atom and this is actually a molecule. Same thing with ammonia. NH3 is a molecule. This is a ammonia molecule. तो अगर इसके सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इनको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं. Alright, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक का कोएफिशिएंट है और एक हम लिखते नहीं है. Okay, we don't write 1. तो जो भी कोएफिशिएंट्स आते हैं सामने वो इंडिकेट करते हैं कि ये कितने एंटिटीज है. सो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है,
और यहाँ पे 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो कोएफिशिएंट्स है इंडिकेट कर रहे हैं कि कितने एंटिटीज है, ओके। और ये जो पीछे वाला जो नंबर है दैट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके। उसका शेप क्या है या उसका स्ट्रक्चर क्या है या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें हमको उससे पता चलती है। तो ये NH3 हो गया। अगर मैं यहाँ पे NH4 कर दूं, so that becomes an entirely different species. This is NH3 ammonia. This is actually ammonium ion. Okay, it's not a molecule, it's an ion actually. So entirely different species हो जाता है अगर मैं किसी भी पीछे का नंबर चेंज करता हूँ। अगर मैं ये लिखता हूँ N2H3, that is again wrong. Okay, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता, that is not ammonia. Okay, so हम लोग पीछे के नंबर चेंज नहीं कर सकते, जो स्टार्टिंग में जो नंबर आ रहे हैं इनके वो नंबर्स मैं चेंज कर सकता हूँ, इनके पीछे वाले नंबर्स चेंज नहीं कर सकते क्योंकि दैट इंडिकेट्स द स्पेसीज इटसेल्फ। और मैं स्पेसीज को चेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उन स्पेसीज का नंबर चेंज कर सकता हूँ कि वो कितने हैं, 1 है, 2 है, 1000 है, 10,000, 1 बिलियन है या फिर ट्रिलियन है, वो मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं ले सकता हूँ नंबर ऑफ स्पेसीज जितने चाहे उतने, लेकिन मैं स्पेसीज को चेंज नहीं कर सकता। मैं पीछे का नंबर जब भी चेंज करूंगा तो मैं उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका नेचर और उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा हूँ। सो ये एक प्रिकॉशनरी नोट है कि डोंट चेंज द नंबर्स बिहाइंड द स्पेसीज, ओके। वी कैन ओनली चेंज द नंबर्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ द स्पेसीज, जिसको अपन बोल रहे हैं कोएफिशिएंट्स। अंडरस्टूड है? ओके, so let's balance. Next equation we'll take C2H4 plus O2 gives you CO2 plus H2O. This is a combustion reaction of ethene. ये ethene molecule है और उसका combustion reaction है, और हमको मालूम है हर combustion reaction में हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, ओके। तो इसको बैलेंस करना है तो सबसे पहले देखो, मतलब यू कैन राइट डाउन, जैसे 10th में आप लोग लिखते थे, यू कैन राइट डाउन कार्बन इधर किधर है, कितने हैं, इधर कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं, और उसको फिर तुम प्ले अराउंड करते हो, राइट। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट जंप इनटू द पूल, ठीक है। सो यू नो कि यहाँ पे 2 कार्बन है और तुमको यहाँ पे 2 कार्बन चाहिए, सो यू स्टार्ट विथ कार्बन्स, ओके। यू स्टार्ट विथ बिगर एलिमेंट्स जो यूनिक है फॉर दोज का मास। सो यहाँ पे कार्बन इज यूनिक, सो विल स्टार्ट विथ कार्बन। जनरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो सबसे आखिरी में बैलेंस किए जाएंगे, और अगर कोई इंडिपेंडेंट स्पीसीज है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन इज द इंडिपेंडेंट स्पीसीज, तो इसको अपन अलग फिर से अलग से बैलेंस करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट स्पीसीज जो भी आता है उसको बैलेंस करना आसान हो जाता है, इसको अपन जनरली फिर लास्ट में ही बैलेंस करेंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स है बैलेंस करने के। सो पहले सबसे पहले क्या करना है, जो यूनिक एलिमेंट्स है उसको बैलेंस कर लो, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे आखिरी में, और अगर इनमें कोई यूनिक स्पीसीज आ रहा है, जैसे सिंगल स्पीसीज आ रहा है, तो उसको अपन आखिरी में बैलेंस कर सकते हैं, ओके। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड ही है, तो तुम्हारी जो टेक्निक है वो भी ट्रायल एंड एरर के हिसाब से ही अडाप्ट होगी, ओके। उसी हिसाब से ये चेंज होगी। सो हमने कार्बन को तो बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन देख, मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजन को हम बाद में बैलेंस करेंगे, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 4 है और मेरे को हाइड्रोजन 4 चाहिए, यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन, तो 4 करने के लिए इसको 2 रख दूंगा मैं यहाँ पे, ओके। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, कार्बन भी बैलेंस हो गए, बचा है ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे सिंगल स्पीसीज रहने की वजह से मेरे को ऑक्सीजन को बैलेंस करना बहुत आसान हो जाता है। सो व्हाट आई कैन डू इज 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, टोटल हो गए 6 ऑक्सीजन। सो आई नीड 6 ऑक्सीजन, इसलिए मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा, एंड आई नो द ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड एंड दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस्ड, okay. So that's how you balance a simple equation. If I take a slightly different equation, जैसे if I take slightly maybe something like C3H7, okay, I don't know, C3H8 ले लेता हूँ, okay, and then O2 go to gives you CO2 plus H2O, okay, and if you practice this it's very easy, ठीक है। एग्जाम में तुमको, फाइनल एग्जाम में ये तुमको कभी भी बैलेंस करने के लिए नहीं पूछेंगे, एटलीस्ट नॉट इन दिस पर्टिकुलर वे। हमको जो बैलेंस इक्वेशन आते हैं वो रेडॉक्स में आते हैं, रेडॉक्स में थोड़े से अलग मेथड से तुमको बैलेंस करना पड़ता है। इसकी शायद से नाम मेरे ख्याल से 9th या 10th में दिए भी थे। दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इन मेथड से अपन इनको बैलेंस करते हैं रेडॉक्स इक्वेशन।
तो ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है, इसलिए ये एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा बैलेंस करने के लिए तुमको कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। ये तुमको 10th तक ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन 11th 12th JEE नीट के एग्जाम्स में तुमको नहीं आएंगे, बट दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। क्योंकि एक बैलेंस के काफी बार क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन जब भी अपन या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी हो जाता है, और इसको जितनी जल्दी तुम बैलेंस करोगे उतना तुम्हारे पास टाइम ज्यादा रहेगा टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, सो दिस नीड्स टू बी नेचुरल, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ट्रायल एंड एरर मेथड इज द बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस। ओके, सो यहाँ पे 3 कार्बन है तो कर देते हैं अपन 3 कार्बन, है ना, यूनिक एलिमेंट। देन हाइड्रोजन इज 8, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 कर दिया, देखो हाइड्रोजन 8 हो गए। नाउ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो इस साइड में जितना ज्यादा ऑक्सीजन है वो सबसे पहले काउंट करो, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। ओके सॉरी 4 ऑक्सीजन, 6 + 4 10, तो यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा। हो गया, तो ये 10 ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिया मैंने। देखो सबसे आखिरी में मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूँ, इसलिए मेरा जो बैलेंसिंग है ये फास्ट हो रहा है और एक्यूरेट भी आ रहा है। देयर इज नो यूजुअली सम सॉर्ट ऑफ सिली मिस्टेक। अंडरस्टूड है? तो इस तरह से अपन इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, और इसमें थोड़ा सा मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूं। सो विल स्टार्ट विद C3H10 plus O2 gives you CO2 plus H. ये इक्वेशन ऑल्दो सिमिलर टाइप है, ओके, इट्स आल्सो कंबशन रिएक्शन, बट आई बिलीव थोड़ा सा यहाँ पे अलग से कुछ होने वाला है। वी नीड टू द बैलेंसिंग एक्ट। सो कार्बन को बैलेंस कर लेते, ये हो गया कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते, सो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 10 है, तो मेरे को यहाँ पे 10 हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं 5 कर दूँ। नाउ ऑक्सीजन, राइट, सो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दैट इज 6, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दैट इज 5। 6 + 5 टोटल हो जाएंगे 11 ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पे मैं 11 नहीं कर सकता, isn't it? 11 ऑक्सीजन नहीं कर सकता। मेरे को 11 ऑक्सीजन अगर करना है तो आई विल नीड टू यूज 5.5 विच इज नॉट गुड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई नीड 11 ऑक्सीजन, तो मेरे को मालूम है O2 है, ठीक है ना, यहाँ पे बेस में O2 है, इसलिए मैं इसको 11/2 लिख दूंगा। सो दिस इज बेसिकली 5.5, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट। और अब मैं क्या करूंगा, ये पूरे के पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे इक्वेशन को। सो द बैलेंस्ड इक्वेशन वी गेट इज 2C3H10, देखो इसमें फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। ओके, दिस इज गोइंग टू बी 11O2 गिव्स यू 6CO2, मेक श्योर कि सबको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस 10H2। ओके, और देख लो कि ये सब कुछ बैलेंस्ड है या नहीं है। ओके, सो यहाँ पे कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 10 और 2 20 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पे 22 ऑक्सीजन है, 22 ऑक्सीजन, एंड दे शुड बी 22 ऑक्सीजन हियर। यहाँ पे देखो 12 और 10 ऑक्सीजन, सो 22 ऑक्सीजन यहाँ पे। सो ये अपना बैलेंस्ड इक्वेशन है इन विच वी आर नॉट यूजिंग फ्रैक्शन, और यहाँ पे फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। देखो दोनों जो बैलेंस्ड इक्वेशन है दोनों करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, ये भी करेक्ट है, तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस जो अपने को सॉल्व करने पड़ते हैं उसमें फ्रैक्शंस अगर आ जाए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए फ्रैक्शंस न रहे तो हम थोड़ा ज़्यादा आसानी से आई गेस कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी बार तो क्वेश्चंस में तुमको पूरी तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर मेरे को सिर्फ ये रेशियो चाहिए, ये कंपाउंड का और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मेरे को ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, isn't it? तो मैं सिर्फ कार्बन को अगर बैलेंस कर लूँ तो भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, पूरा इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दिस इज बेसिकली लॉजिकल कि तुमको कितना पूछा है उसके हिसाब से तुमको कितना काम करना है, तो इससे तुम्हारा काफी सारा टाइम सेव होगा, isn't it? ये तो पूरा इक्वेशन बैलेंस कर लिए, इसमें 10 मिनट लग गए तुमको बैलेंस करते करते, क्योंकि कुछ सम ऑफ द इक्वेशंस आर ट्रिकी, तो बैलेंस करने में टाइम लग जाएगा। एंड देन एट द एंड ऑफ इट पता चला कि भाई पूरा बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं थी। सो थोड़ा सा अगर हम जो अपना सेंसिबल चीज़ है अगर उसको ध्यान में रखें, isn't it? अगर सेंस अगर हमारा साथ में रखे, सो काफ़ी सारा जो हेडेक है या फिर फ्रस्ट्रेशन है उसको
सॉल्व किया जा सकता है, उसको दूर रखा जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू बैलेंस द इक्वेशन। तो अब हम जो देख रहे हैं दैट इज बेसिकली, रिमेंबर वी सेड कि देयर आर टू अंडरलाइन लॉज दैट डिक्टेट्स व्हाई वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंसिंग की जरूरत क्या है, ये दो लॉज हमको बताएंगे। तो हम इसको बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये हम देखते हैं अभी नेक्स्ट इसमें। Okay, let's talk about laws of chemical combination, ठीक है। तो ये जो है दिस इज एंशियंट लॉज, एंशियंट लॉज है मतलब बहुत पुराने लॉज है, 1600 से करीब करीब ये लॉज पास ऑन होते आ रहे हैं एंड दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ऑब्वियसली इसके ऊपर अभी फिर से यू वोंट गेट एनी क्वेश्चंस इन इन योर फाइनल एग्जाम्स, बहुत कम चांसेस है, ऐसा नहीं है कि जीरो चांस है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इसके ऊपर तुमको क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। बट अगेन केमिस्ट्री अगर पूरा मालूम करना है हमको तो ये लॉज भी हमको मालूम रहनी चाहिए, ओके। दीज आर, जैसे मैंने बताया हिस्टोरिकली दीज आर द एंशिएंट लॉज, वन ऑफ द अर्लीस्ट लॉज, 1600 से ये लॉज आ रहे हैं। वन ऑफ द, आई थिंक वन ऑफ द अर्लियर लॉज वाज लाइक इन 1600 और समथिंग, ठीक है। बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द डेट्स, वी जस्ट नीड टू नो व्हाट दीज लॉज एक्चुअली मीन विद एग्जांपल्स, ठीक है। सो ये जो लॉज है ये प्रैक्टिस से इमर्ज हुए हैं, ओके। मतलब दीज पीपल वर डूइंग सर्टेन थिंग्स, केमिकल रिएक्शंस एंड दे ऑब्जर्व्ड थिंग्स, उनको कुछ ऑब्जर्व हुआ, ठीक है ना, और उन्होंने ये देखा कि ये ऑब्जर्वेशन बहुत कंसिस्टेंट है, मैं जो कुछ भी करता हूँ, जो भी रिएक्शन करता हूँ, आई गेट द सेम ऑब्जर्वेशन, राइट, एंड दे पास्ड ऑन टू देयर कलीग्स, प्रोबेबली उन्होंने भी यही ऑब्जर्व किया। तो ऐसा दिख रहा था कि देयर इज अ पैटर्न, और ये पैटर्न हर जगह फॉलो हो रहा है, और इसी पैटर्न को उन्होंने लॉ में कन्वर्ट किया। सो दीज आर व्हाट वी कॉल एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रिमेंबर व्हेन यू से लॉज, it's basically overall means you cannot break it, okay, you cannot break it, it is universally true. It may be possible कि हम जो laws जो या फिर जो फॉर्म हम स्टडी करते हैं at this level, ये कंप्लीट फॉर्म नहीं है, ओके, थोड़ा सा आसान सा फॉर्म हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग अभी लॉज, ये केमिकल लॉज जो बेसिक लेवल पे इनमें अभी क्वांटम थियरीज भी अपन स्टडी करें, बट इट इज पॉसिबल, okay. So these are not complete laws for now, but these are basic you can say basic portions of those laws, okay, जो हमारे basic chemistry में हमको काम में आएगा, ठीक है। And that's what we need to deal with, basic chemistry at this level, बराबर है। तो we just want to focus on the things that are useful to us, that's all, okay. So we don't want to get too much complicated things. So सबसे पहला law है law of conservation of mass, okay. Remember ये तुमने 10th में ही पढ़ा है। Then second is law of constant proportion, इसी को law of definite proportion भी बोलता है। तो these are the ones, the first two laws forms the foundation for a balanced equation, along with the third law. Third law is also necessary, but the first two laws forms the foundation for balanced equation. Understood? So first law is law of conservation of mass, and the second law is law of constant proportion. Then we have third law, law of multiple proportion, okay. Fourth law is law of reciprocal proportion, and the fifth law is Gay-Lussac's law of combining volumes, okay. तो यहाँ पे हम लोग सारे लॉज देखने वाले नहीं है। फर्स्ट हम गोना लुक एट ओनली द फर्स्ट टू लॉज, और अब कुछ थोड़ा से कुछ लेक्चर्स के बाद वी गोना लुक एट रेस्ट ऑफ द लॉज, ठीक है ना, क्योंकि वी वांट टू डिस्कस जस्ट द बैलेंस इक्वेशन, और बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए कौन से लॉज जरूरी है वही लॉज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बचे हुए लॉज हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। तो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लेट्स टेक अ लुक एट इट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, ये इक्वेशन अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन, इजंट इट। तो यहाँ पे अगर देखें अपन, तो जो एटम्स है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, दे आर सेम। सो वी हैव 4 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट and 4 hydrogen on the right, and we have 2 oxygens on the left and we have 2 oxygens on the right, ठीक है ना। तो ये जो है this is 2H2O, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है। So essentially number of atoms on the left hand side is equal to number of atoms on the right hand side in a balanced equation, isn't it? तो यहाँ पे
लॉ ये है कि अगर मैं मासेस लूं एट द बिगिनिंग ऑफ अ रिएक्शन, फिर मास कैलकुलेट करूं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो मेरे को मास में कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। से फॉर एग्जांपल आई टेक अ बॉक्स, और ये बॉक्स में कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई रिएक्शन कर, जैसे ये रिएक्शन कर रहा हूँ ये बॉक्स में, ना कोई चीज बाहर जा सकती है ना कोई चीज अंदर आ सकती है, तो ये क्लोज्ड सिस्टम है। ओके, और मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो ये रिएक्शन जो कर रहा हूँ, तो बिफोर द रिएक्शन मैं इसको वे करता हूँ, और फिर रिएक्शन होने देता हूँ, और रिएक्शन होने के बाद फिर से इसको वे करता हूँ। तो मेरे को क्या दिखेगा, जो मास स्टार्टिंग में था वही मास एंड में भी है। हालांकि अब हमारे पास इस बॉक्स में ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, अब बचा है वाटर। स्टार्टिंग में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था, वो रिएक्ट होकर वाटर मिला है, तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, लेकिन मास में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। द रीजन फॉर दैट इज इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन वी हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड, ठीक है ना। तो क्लोज सिस्टम रहने की वजह से ना कोई चीज बाहर जा सकती है ना कोई चीज अंदर आ सकती है, सो द मास रिमेन्स कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आया? तो टोटल मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द टोटल मास ऑन द राइट हैंड साइड इज इक्वल, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू, एंड इनफैक्ट अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब कुछ और होता है, वो अपन आगे देखेंगे। बट it is possible to have something left over, तो that is going to show up in an unbalanced equation। कुछ बचा हुआ रह सकता है, जैसे मैंने अगर मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं ना, यहाँ पे रेशियो देखो इनके कॉम्बिनेशन का 2:1 है। 2 हाइड्रोजन चाहिए टू रिएक्ट विद 1 ऑक्सीजन, तो जरूरी नहीं मैं जब जब हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ रिएक्ट करने के लिए, थोड़ा बहुत अनइवननेस होगा, सो कुछ ना कुछ तो लेफ्ट ओवर रहेगा। तो जो लेफ्ट ओवर रहेगा वो हम बैलेंस्ड इक्वेशन में नहीं लिख रहे, ओके। एंड सो बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग एग्जैक्टली यही रेशियो ले रहे और वो सारे के सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस बिकम्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ओके। बट बैलेंस्ड इक्वेशन टेल्स यू two things. One is the reactants and the products, okay, what are the reactants and what are the products. So reactant कौन से लेंगे अपन जिससे ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, और दूसरा होता है कि इनका रेशियो क्या है, ओके। रेशियो क्या है, जब रेशियो कांस्टेंट है, मतलब रेशियो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड आर सेम, दैट मींस द मास इज कांस्टेंट, तो हमको उससे पता चल रहा है कि इनका रेशियो क्या है। तो रेशियो ऑफ रिएक्शंस एंड रेशियो ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये रेशियो क्या है ये हमको बैलेंस्ड इक्वेशन से पता चलता है, ठीक है। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बड़ा सिंपल सा लॉ है। आई थिंक यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस, यू डोंट एक्चुअली हैव टू मेमोराइज इट, ओके। सो क्योंकि हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो सिर्फ इसको समझ लो कि masses on the left and the right hand side of a equation is constant, must be constant, and that's why we need to balance the equation. Clear? The second law we have is called as law of constant proportion. तो यहाँ पे देखो जो हमारा इक्वेशन है उनमें रेशियो जो है कॉम्बिनेशन और फॉर्मेशन का, दैट इज कांस्टेंट। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन combine with 1 oxygen to give you 2 water molecule, ठीक है। तो ये रेशियो इज कांस्टेंट, ओके, दैट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो लिखता हूँ H2:O2:O2 H2O, sorry, so we get 2:1:2, that is the ratio. That is the ratio of combination of hydrogen and oxygen, and that is the ratio of formation of water, okay. Now I can multiply this ratio with any number, okay, any number. So I can just write any number, okay. So I can multiply this equation by 10, let's say. So this becomes 20H2 plus 10O2 gives you 20H2O. So if you look at it, 20 10O2 and this is 20, so this becomes again 2:1:2, that is the same ratio. I can multiply it by any number. So let's say I multiply it by some different number, okay. I'll just write in general NH2, तो ये हो जाएगा, अगर n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा n/2O2 gives you NH2. I can multiply this with n now, okay, or I can multiply this by 2 to get to remove that fraction. So we get 2NH2 plus NO2 gives you
2NH2O। तो यहाँ पे हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चल रही है। वो ये है कि देखो, अगर मैं रेशो देखूँ बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इनका रेशो है 2:1 का। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है 2:1 का। ओके, अगर मैं हाइड्रोजन और वाटर का रेशो देखूँ, दैट रेशो इज 1:1 का, isn't it? तो हाइड्रोजन और H2O का जो रेशो है दैट इज 1:1 का। ओके, if I look at the ratio between oxygen and water, that is 1:2 का रेशो है। okay? 1:2 का रेशो है। तो इस तरह से मैं अलग अलग रेशोज यहाँ पे पता कर सकता हूँ। ये हमारा एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम का है। जब हम केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो ये रेशोज हमको निकालते आने चाहिए। उसके लिए बैलेंस इक्वेशन रहना ज़रूरी है, isn't it? और उससे मेरे को रेशो पता चलेंगे, उससे मैं क्वांटिटीज पता कर सकता हूँ कि मेरे को इतना अगर बनाना है तो कितना लेना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वांट टू मेक 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर मेरे को 1 लीटर ऑफ वाटर बनाना है तो उसके लिए मेरे को कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ये मैं रेशो से पता कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, क्योंकि वाटर इज अ लिक्विड एंड हाइड्रोजन इज अ गैस एंड ऑक्सीजन इज आल्सो गैस, तो वॉल्यूम हम इस तरह से नहीं ले सकते। राइट, इवन इफ यू हैड टू लिक्विड्स, यू कैनॉट यूज द वॉल्यूम एज अ फैक्टर, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज होता है विद डेंसिटी। ओके, सो वॉल्यूम इज नॉट सर्टेनिटी। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम यूज नहीं कर सकते रेशो के लिए। सो ये रेशो जो है, these are number of molecules, isn't it? ये किसी यूनिट का नहीं है। इट्स नॉट लाइक वॉल्यूम और मास और ये इसका रेशो नहीं है ये। द रेशो इज फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो जैसे इफ आई नो आई हैव टू मेक लाइक 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो मेरे को 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे और 50 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे, बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक रेशो। रिमेंबर, अगर मेरे को ये 100 बनाने हैं तो ऑक्सीजन मेरे को 50 लगेंगे और हाइड्रोजन मेरे को 100 लगेंगे। तो ये रेशो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन हाउ मच ऑफ वाटर, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आई एक्चुअली वांट टू मेक। अंडरस्टूड? बट वंस द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, एक बार इक्वेशन अगर बैलेंस हो गया, देन यू कैन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ एनी नंबर। अंडरस्टूड है? यू कैन मल्टीप्लाई विथ 8, 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू कैन टेक 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या मिलियन से, या बिलियन से, इवन ट्रिलियन से तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाट वी गोना डू लेटर ऑन। Understood? But we can't use such a big number. That's why we use mole concept. Understood? So we're gonna look at that in just a little while. But for now, I think this should be easy to understand. Okay? This is law of constant proportion. इसका मतलब ये होता है कि जो स्पेसीज इन्वॉल्व है केमिकल इक्वेशन में, उनका जो रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रेशियो ऑफ फॉर्मेशन होता है वो कांस्टेंट होता है या डिफाइनाइट होता है। रिमेंबर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ओके, सो दे ऑलवेज हैव अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन व्हिच दे आर कंबाइंड। ओके, सो एक सिंपल सा सिमुलेशन है जिसमें अपन बैलेंसिंग इक्वेशन देखेंगे। तो ये मेरे रिएक्टेंट का चेंबर है और ये मेरे प्रोडक्ट का चेंबर है, एंड आई कैन चूज द रिएक्शन। यहाँ पे मेरे पास अमोनियम बना सकता हूँ, वाटर सेपरेट कर सकता हूँ, एंड कंबशन ऑफ मीथेन। इस टाइप के 3 रिएक्शन से मैं चूज कर सकता हूँ। एंड आई एम गोना चूज बैलेंस स्केल्स। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे 2 ही एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, तो उनका बैलेंस अपन देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द रिएक्टेंट साइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रोडक्ट साइड। सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग मॉलिक्यूल्स इनटू द रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो यू कैन सी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है यहाँ पे। अब इसको रिएक्ट करने के लिए आई नीड हाइड्रोजन, सो एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैंने ऐड किया, but nothing is getting formed. The reason for that, if you remember, these needs to be in a specific ratio. मेरे को कम से कम 3 हाइड्रोजन चाहिए इस साइड में, लेकिन मैं 3 हाइड्रोजन ले ही नहीं सकता, isn't it? क्योंकि हाइड्रोजन जो आ रहे हैं वो पेयर में ही आ रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन पेयर में आ रहा है, इसलिए मैं 3 हाइड्रोजन ले ही नहीं सकता। लेकिन मैं जो मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन ले सकता हूँ जिसमें मेरे को स्पेसिफिक रेशियो मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी 6। तो अगर 6 हाइड्रोजन लेता हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब मेरे को 2 नाइट्रोजन चाहिए विच ऑलरेडी आई हैव। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन बढ़ाते जाऊँगा। सो यू कैन सी दैट नथिंग इज गेटिंग फॉर्म्ड। तो मेरे पास नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है,
लेकिन उनका स्पेसिफिक रेशो नहीं है, इसलिए नथिंग इज गेटिंग फॉर्म्ड, ठीक है। एंड एज सून एज दैट थर्ड मॉलिक्यूल यू कैन सी अमोनिया फॉर्म होगा, तो यहाँ पे मैं एक अमोनिया डालता हूँ, सो ये हो गया अमोनिया, बट रिमेंबर द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, ओके, इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। द रीजन फॉर दैट कि इस साइड में देयर इज 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, इस साइड में 2 नाइट्रोजन है और इस साइड में एक ही है, सो वी नीड टू ऐड वन मोर अमोनिया एंड सो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ओके। सो इफ यू काउंट द एटम्स ऑन द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड, दोनों साइड में एटम्स सेम आएंगे, तो दैट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके, दैट्स हाउ यू बैलेंस द इक्वेशन। तो ये तो जस्ट टू गिव यू अ विजुअल आइडिया कि बैलेंस करने के पीछे क्या प्रिंसिपल्स है। So we need a specific ratio of the reactants to form a product, or number of atoms on the left hand side should be equal to number of products on the right hand side, so number of atoms on the right hand side, okay. We'll balance a different equation now, separation of water, मतलब water को split कर रहे into hydrogen and oxygen, so let's add one water molecule, so that is H2O, okay. We have nothing on the right hand side right now, देखो right hand side वाली scales जो है वो empty है, okay. So we start add one hydrogen and one oxygen. So if you look at it now, we have 2 hydrogen on the left hand side, 2 hydrogen on the right hand side. तो hydrogen तो balance है, isn't it? But oxygen is not balanced. यहाँ पे एक oxygen है इस साइड में और इस साइड में मेरे पास 2 oxygen है, तो you can see इस तरफ tilt हो रही है scale. तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को इस साइड में oxygen ऐड करने पड़ेंगे, okay. So if I do that, see what happens. मैं एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो ऐड नहीं कर सकता मैं, I have to add a complete water. Remember जो कोएफिशिएंट्स मैंने तुमको बताया ना, तो हम कोएफिशिएंट्स यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो एक था वो 2 कर रहे हैं, ऑलराइट। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर साइड में हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं वो करता हूँ, देखो कोएफिशिएंट चेंज कर रहा हूँ मैं, तो जब मैं एक के जगह 2 करता हूँ तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 H2 मॉलिक्यूल है और 2 H2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे 4 ऑक्सीजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन। सो दैट्स हाउ यू बैलेंस दिस इक्वेशंस। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें तुमको यहाँ पे समझ में आ रही है बेसिक केमिस्ट्री को लेके, वही है कि जो कोएफिशिएंट्स है जब मैं चेंज करता हूँ तो वो पूरे के पूरा मॉलिक्यूल ही ऐड होता है, isn't it? जैसे मैं यहाँ पे एक और वाटर या ये ऐड कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने ये ऐड किया यू कैन सी मेरे पास मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, ओके। तो मैं कोएफिशिएंट जब बढ़ाता हूँ तो यू कैन सी कि मॉलिक्यूल्स ऐड या कम होते हैं अगर मैं चेंज करता हूँ कोएफिशिएंट को, ओके। सो दैट्स हाउ दैट्स द मीनिंग ऑफ द कोएफिशिएंट। पीछे वाला नंबर मैं चेंज नहीं कर सकता बिकॉज दैट इंडिकेट्स द स्पीसीज। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं H2O लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो दैट बिकम्स वाटर मॉलिक्यूल, और सामने का कोएफिशिएंट इंडिकेट कर रहा है कि आई हैव 2 H2O मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैं 2 कर दूं, ओके, यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूं दैट बिकम्स H2O2 एंड दैट्स अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, इट हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, ओके। H2O अगर लेता हूं मैं H2O2, ठीक है ना, मैंने सामने 2 लगाने के बजाय मैंने क्या कर दिया, पीछे 2 लगा दिया, isn't it? तो ये गलती हो गई। सो 2H2O की जगह मैं H2O2 लिख रहा हूँ, राइट। दिस इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, और वाटर मॉलिक्यूल्स ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर देखो तो ये नंबर ऑफ एटम्स अगर देखो यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स आर डिफरेंट इन दीज 2 केसेस, दे आर नॉट केमिकली और फिजिकली सेम, ऑलराइट। ये कंप्लीटली डिफरेंट मॉलिक्यूल है। पानी पीते हैं तो जान बचती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पियोगे तो मर जाओगे, okay. It's a disinfectant, it's a very strong oxidizing agent and it is a disinfectant. फर्शी साफ करने में इसको यूज किया जाता है, डिसइंफेक्शन आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट करने में इसको यूज किया जाता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री हमको आने वाली है हाइड्रोजन चैप्टर में, ओके। तो इसके कौन से रिएक्शंस, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई रिमेम्बर हम लोग जब छोटे थे और जब हमको जख्म होती थी
तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही वहाँ पे लगाया जाता था और ये काफ़ी अच्छे से जलता भी था, आई रिमेम्बर दैट, ठीक है। और थोड़ा सा फ्रॉथी निकल जाता था फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऑक्सीजन गैस यहाँ से लिबरेट होता है, सो इट फॉर्म्स अ फ्रॉथ, ओके। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहने की वजह से बैक्टीरिया को बड़े अच्छे से मार देता था ये, सो इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड डिसइंफेक्टिंग एजेंट, ठीक है ना। So that's something I wanted to say. Let's use a different reaction, combustion of methane reaction लेते हैं। तो ये मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ इसको कंबस्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये रिएक्शन ऑलरेडी अपन ने देखी है, सो जस्ट ऐड वन ऑफ ईच, ठीक है ना। नाउ ऑब्वियसली इफ यू लुक एट दिस इज अ मीथेन मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक कार्बन 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ओके, वाटर में। So carbon is balanced, but hydrogen is not balanced and oxygen is also not balanced. तो हमको ऑक्सीजन सबसे आखिरी में बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि that is a single species. So what I'll do is balance, the carbon is balanced, we don't have to worry about it. हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितने, सिर्फ 2 है और मेरे को यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो मेरे को यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड करना है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल और ऐड करना पड़ेगा। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ऑल आई नीड टू डू, यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन मेरे को दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 ऑक्सीजन ऐड करूँगा, तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। अब यहाँ पे वी आर डूइंग द सेम थिंग, वी आर बैलेंसिंग द इक्वेशन, लेकिन फिर इसको कोरिलेट करेंगे विद समथिंग एल्स, ओके। सो दिस इज समथिंग वी हैड ऑलरेडी डन, सो लेट्स टेक मेकिंग अमोनिया एंड वी स्टार्ट एडिंग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन डाला, ठीक है ना, और आफ्टर द रिएक्शन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी सेम बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन टू रिएक्ट विद, तो हाइड्रोजन भी ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन ऐड कर दिया, नथिंग, then we do again add more hydrogen because we know according to this equation we need 1 nitrogen molecule, 3 hydrogen to form 2 ammonia. So what we need is 3 hydrogen, और जैसे ही मैं 3 हाइड्रोजन ऐड करता हूँ I get 2 ammonia, you can see that again. So अभी कुछ भी रिएक्ट नहीं हो रहा है, जैसे ही मेरे हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो 1:3 हो जाएगा, तो मेरे को 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, and you can see that nothing is left over in this case, everything is reacted, ठीक है ना। लेफ्ट ओवर हाइड्रोजन 0 है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन लेफ्ट ओवर 0 है, तो ये लेफ्ट ओवर्स इस केस में कैसे रहेंगे 0 बिकॉज एवरीथिंग इज रिएक्टेड। लेकिन लेट्स से आई हैव मोर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ज्यादा रहने की वजह से दिस इज गोइंग टू बी नाउ लेफ्ट ओवर, 4 हाइड्रोजन है, इसमें से 3 ही रिएक्ट हुए, एक हाइड्रोजन जैसे कि वैसे लेफ्ट ओवर, ओके। सो दिस इज इन रियलिटी ऐसे ही होता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू डू प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, सो दैट द लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट्स और व्हाटएवर इज जंक देयर इज, ये हमारे प्रोडक्ट के साथ मिक्स नहीं हो रहे, अंडरस्टूड है। So that's how we balance the equation. Another way to look at it is we'll just take a real life example of making a sandwich, ठीक है। तो अगर मेरे को सैंडविच बनाना है, so let's say I want to make a meat and cheese sandwich, ठीक है, meat and cheese, and this is a very typical ham type of sandwich. तो इसमें डिफाइन मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे को obviously I'm gonna need 2 breads, okay, 2 breads. I'm gonna need 1 cheese and 1 ham and 1 cheese to make a sandwich, ठीक है। तो इस तरह से मैं सैंडविच बनाता हूँ, that's how I make my sandwich. I'm very specific, let's say कि मैं यही सैंडविच खाऊंगा, मेरे को 2 भी चीज़ नहीं चलेगा, या फिर मेरे को दो हैम नहीं चलेगा, मेरे को 2 ब्रेड, 1 हैम और 1 चीज़, बस यही मैं सैंडविच खाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, लोगों को एक स्पेसिफिक टाइप का ही सैंडविच अच्छा लगता है, उतना स्पेसिफिक चीज़ ही चाहिए उनको, वो सारी चीज़ें होती है। देयर आर स्पेसिफिक पीपल, एक तरह का OCD टाइप का बीमारी भी होता है, उसमें भी ये स्पेसिफिक चीज़ें आती है। सो मे बी जस्ट इमेजिन कि मेरे को ऐसी स्पेसिफिक सैंडविच खाने की इच्छा है, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज आई गो एंड बाय फ्रॉम द स्टोर, आई बाय लॉट ऑफ ब्रेड, ओके। ऑब्वियसली हमको मालूम है ब्रेड पैक्स में आ रहा है, तो मैं ब्रेड खरीद के लिए आया पूरा पैक। और फिर मेरे को मालूम है कि मेरे रेफ्रिजरेटर में देयर आर सर्टेन चीज एंड हैम, तो मैंने खरीदे नहीं, तो मेरे रेफ्रिजरेटर में लेट्स इमेजिन कि आई हैव 2 हैम्स एंड मे बी फ्यू चीजेस, ठीक है। तो लेट्स से आई हैव जस्ट 1 चीज लेफ्ट, मैंने गलती कर दिया, सो द ओनली थिंग आई कैन मेक इज नाउ 1 सैंडविच, एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी लेफ्ट ओवर, बराबर है।
तो 3 में से एक यूज हुआ चीज बना सॉरी सैंडविच बनाने में, और एक चीज जो एक ही था तो वो पूरे का पूरा मैंने यूज कर लिया। और यहाँ पे ये जो ब्रेड्स थे, द ब्रेड्स आर बेसिकली लेफ्ट ओवर, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही सैंडविच बनता है तो 2 ब्रेड ही यूज होंगे, बाकी सारे बचे रहेंगे। सो ये हमारा लेफ्ट ओवर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास ज्यादा चीज होता तो मैं ज्यादा सैंडविच बनाता, इजंट इट? अगर मेरे पास 2 चीज होते तो आई कैन मेक 2 सैंडविचेस, सो लेट्स डू दैट। तो 2 सैंडविच, और अगर एक होता तो आई कैन मेक, देखो यहाँ पे लेफ्ट ओवर अभी एक ही बचा है, ओके, और ब्रेड कम हुआ। If I have 3 cheese, if I had 3 cheese, then I could make 3 sandwiches. तो 3 sandwiches, isn't it? तो इस तरह से चीज ये कितना है या हैम कितना है, इसके ऊपर से मैं बता सकता हूँ कि मैं कितने सैंडविचेस बना सकता। मैं ये जो एग्जांपल लिया उसमें है चीज इज बेसिकली ए लिमिटिंग फैक्टर, ओके। मैं कितने सैंडविच बना सकता हूँ, इसके लिए जो फैक्टर है इस एग्जांपल में, दैट इज चीज, क्योंकि आई डिडंट रिमेंबर कि मेरे पास एक ही चीज बचा है, ऑलराइट। आई नो कि आई हैड हैम, और मेरे को ऐसा लगा कि चीज है ऑब्वियसली, तो मैंने एक ब्रेड का पैकेट लेके आ गया। बट एज सून एज आई ओपन द रेफ्रिजरेटर आई सॉ देयर इज 1 स्लाइस ऑफ चीज, तो इसका मतलब मैं एक ही सैंडविच बना सकता हूँ, बिना चीज का सैंडविच मैं खाता नहीं हूँ, ठीक है। सो चीज बिकेम अ लिमिटिंग फैक्टर। आई रियलाइज कि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा चीज होता तो आई कुड हैव मेड मोर सैंडविचेस बिकॉज आई हैव ऑल द अदर रॉ मटेरियल टू मेक द सैंडविच, बट आई डोंट हैव चीज। जो केमिकल रिएक्शंस होती है इसी तरह से होती है, ठीक है ना। सो इसको बोलते हैं अपन लिमिटिंग फैक्टर, दिस इज अ लिमिटिंग फैक्टर, या फिर इसको बोलेंगे केमिकल टर्म में अगर बोलना तो इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। तो ये लिमिट कर रहा है कि हमको प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, तो जो सबसे कम रहेगा, ओके, दैट इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग फैक्टर। और रिएक्शन में देखो, आफ्टर द रिएक्शन नथिंग ऑफ दैट इज लेफ्ट ओवर, चीज बिल्कुल बचा नहीं है, क्योंकि दैट वाज द लिमिटिंग फैक्टर ना, तो वो तो सारे के सारा यूज हो जाएगा, तो वो कुछ भी नहीं बचा रहेगा, सो दैट इज गोइंग टू रिएक्ट 100%, ओके। बट दीज आर इन एक्सेस, ये एक्सेस में है तो वो बचे रहेंगे, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा और ये डिटरमाइन करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनता है, और जो एक्सेस में है वो बचा रहेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द एक्सेस लेफ्ट ओवर। तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे केमिकल रिएक्शंस को लेके, तो ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि जैसे अगर I have 2 nitrogen and 4 hydrogen, okay, sorry, 1 nitrogen molecule and 4 hydrogen molecule, so I can make only 2 ammonia and one of the hydrogen is going to be left over, और फिर मेरे को इसका वॉल्यूम, मास, जो भी क्वांटिटीज है वो डिटरमाइन करनी पड़ेगी कितना बनेगा, ओके, फ्रॉम दिस प्रिंसिपल। अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, देखो यहाँ पे कौन बचा नहीं है, नाइट्रोजन इज नॉट लेफ्ट ओवर, नाइट्रोजन पूरे के पूरा कंज्यूम हो गया, इसका मतलब नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाइड्रोजन इज इन एक्सेस, तो नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम हो गया और हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हम आगे भी देखेंगे जब अपन कैलकुलेशंस करेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट्स ये हमको इसके कैलकुलेशंस हमको आगे करने पड़ते हैं, लेकिन उसके पहले हमको मोल कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है, तो वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट इसमें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द एंटायर केमिस्ट्री, क्योंकि पूरे के पूरा केमिस्ट्री उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसमें अपन देखो, तुमने 10th में ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट किया है, सो वी गोना लुक एट इट इन मच मोर डिटेल, ठीक है ना। तो इसके लिए तुमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ओके। प्रैक्टिस करो तो ये नेचुरल हो जाएगा, तुम्हारी थिंकिंग जो है, थॉट प्रोसेस है, इट बिकम्स वेरी नेचुरल एंड यू डोंट मेक सिली मिस्टेक्स, दैट्स द की in getting a good marks or getting into good engineering or medical college. So तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि you become fluent at it, okay. You don't have to think about कि ब्रेक लगाना है, एक्सीलरेटर देना है, you just act and usually you are right, okay. So that's the today's class. So we talked a lot about balanced chemical reactions and couple of laws जो बैलेंस रिएक्शन के पीछे है। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे, और जो लॉज बचे हुए लॉज है तो वो हम उसके बाद देखेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू लेटर, बाय।